दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को हमारी ये नई कहानी भी जरूर पसंद आएगी। ये कहानी हमारी कल्पनाओं के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकल बेंगलुरु शहर में बसा एक परिवार, जिसका नाम अजय पांडे है, जिसने खूब मेहनत कर आज अपना एक अलग मुकाम हासिल कर शहर का नामी आदमी बन गया था। पर वो स्वभाव से बिल्कुल सीधा और भला व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रुक्मिणी देवी और एक बेटा रुद्र पांड्या था, चूंकि बेटा भी उसका काफी समझदार और एक पुलिस था। अब चलिए आप सभी को मिलवाते हैं उसी शहर में पली बड़ी एक लड़की, जिसका नाम मेघना है। हाँ, उसने अपना नाम सिर्फ मेघना ही रखा है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उनके माता पिता कौन थे। चूंकि जब से वो खुद को समझने लगी, खुद को एक अनाथालय में ही पाया जहाँ पर किसी के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगता है। पर वो इस बात को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया कि उसका कोई परिवार नहीं है। वो वहाँ की बाकी लड़कियों को ही अपना परिवार मान ली थी और उनके साथ ही अपना हर सुख दुख शेयर किया करती थी। वैसे वो स्वभाव में तो बिल्कुल तीखी मिर्च थी, पर हाँ, वो गरीबों की खूब सहायता किया करती थी। बचपन से ही अनाथ होने के कारण उसे खुद कमा अपनी गुजर करनी पड़ी, इसीलिए वो कुछ ज्यादा पढ़ी नहीं थी, सिर्फ 12वीं ही कर पाई थी और उसी बेसिस पर एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करती थी। पर जितनी भी कमाई होती थी उससे वो हमेशा जितना हो सके उतने गरीबों का मदद कर दिया करती थी और अपने दोस्तों के लिए भी कुछ ना कुछ ले ही आया करती थी। तो अब चलिए हम अपनी कहानी को देखते हैं। रोज की तरह आज रुद्र सुबह उठकर फ्रेश होकर जॉगिंग के लिए निकल गया। उस समय लगभग सुबह के 5 बज रहे होंगे। रुक्मिणी, उसका स्वभाव थोड़ा कड़ा था, वो सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर अजय को भी उठा देती थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी सुबह लेट तक सोने वाले लोग पसंद नहीं थे। रुद्र अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हाँ, माँ के अलावा वो काजल जो उसी की पड़ोसी थी उससे वो शुरू से ही प्यार करता था और काजल भी रुद्र से बहुत प्यार करती थी। ये बात दोनों के घर वाले जानते थे, पर चूंकि काजल अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी इसीलिए उनकी शादी नहीं कराए थे। रुद्र जॉगिंग से आकर सीधे अपने बेडरूम में चला गया। वहां से नहा धोकर नीचे आ पहले भगवान को फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गया। अजय ने कहा, बेटा आजकल शहर में काफी दंगे हो रहे हैं, तुम जरा संभल कर ही रहना। रुद्र ने कहा, जी पापा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। हमारा फर्ज है कि हम जनता का हिफाजत पहले करें, बाद में खुद का सोचे। क्यों माँ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? रुक्मणी ने कहा, हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हैं, पर आपके पापा भी सही कह रहे हैं, जरा संभल कर ही। रुक्मणी अभी इतना ही बोली थी कि तभी दरवाजे के तरफ से काजल हाथ में एक डब्बा लेते हुए अंदर आते हुए बोली, हाँ हाँ, मिस्टर रुद्र तो सुपरमैन है, उसे खुद की फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्यों अंकल जी? बाकी सभी तो बस ऐसे वाले ही पुलिस है, असल में तो यही है सभी के करता धरता। काजल की बात सुन रुद्र धीरे से बोला, लो माँ आ गई आपकी दोस्त, अब इसके साथ बैठकर आप मेरी जी भर के बुराई कर लो। उसमें तो इसे महारत हासिल है। क्यों काजल? हाँ हाँ, मुझे तो जैसे और कोई काम ही नहीं है ना, वैसे ही वो तो मैं बस ये डब्बा देने आई थी, माँ ने भेजा है। रुक्मणी ने कहा, क्या है इस डब्बे में बेटा? और आप कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? काजल ने कहा, आंटी जी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, बस इस मंथ ये एग्जाम क्लियर हो जाए फिर तो जॉब ले लूंगी। और माँ ने आप लोगों के लिए आलू का चिकन बिरयानी बनाई थी तो वही लेकर आई हूँ। अजय ने कहा, ये काम तो आपने बिल्कुल सही किया बेटा, जल्दी से वो डब्बा हमें दे दीजिए। बस हम लोग भी यही चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई जल्दी से खत्म हो जाए, तब हम आप दोनों की शादी करा आपको हमेशा के लिए इस घर में ले आए। क्यों देवी जी? मजाकिया अंदाज में बोला। रुक्मणी ने कहा, जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, सिर्फ काजल बेटा की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। काजल और रुद्र दोनों अपनी शादी की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गए, इसीलिए वहां पर से बहाना बना निकल गए। काजल जैसे ही रुद्र के साथ घर से बाहर निकली, वो झट से रुद्र का हाथ पकड़ उसके गले से लिपट गई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चू को शर्म आ गई अपनी शादी की बात सुनकर? इस पर रुद्र बोला, हाँ क्या करूँ, अब तुम्हें तो इन सब से कोई रिश्ता है नहीं, तो मैं ही ये सारी रस्म कर लेता हूँ। क्यों?
अब चलो जल्दी से, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं, मुझे भी स्टेशन टाइम पर पहुंचना है वरना सर से डांट पड़ जाएगी। ये बोलकर रुद्र काजल को बाइक पर बिठा वहां से निकल जाता है। इधर मेघना, जिसकी आज छुट्टी थी इसलिए वो 10 बजे भी एकदम गहरी नींद में सो रही थी, पर वहां के बाकी के बच्चे जग चुके थे। लेकिन वो लोग जानते थे कि उसकी मेघना दीदी इतनी जल्दी नहीं उठने वाली है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, इसीलिए वो सबही खुद ही सारा काम करने लगे थे, क्योंकि मेघना को सिर्फ एक काम ही नहीं आता था और वो थी खाना बनाना। बाकी वो बाहर का सारा काम संभाल लेती थी। उस अनाथालय का नाम तुमसे जीवन था, जिसकी हेड एक लेडीज थी। वो शुरू से ही उन सभी बच्चों के साथ ही रहा करती थी, इसीलिए उनका इन सभी बच्चों से एक खास रिश्ता सा बन गया था। जब मेघना अभी तक सो रही थी तो वो लेडीज वहां पर आकर जग भरा पानी उसके मुंह पर दे मारी, जिससे उसकी नींद अचानक ही खुल गई और वो गुस्से से बोली, किसने मेरे मुंह पर पानी मारा? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अदा बेगम ने कहा, मैंने। और किसकी इतनी हिम्मत होगी कि तुम्हें जगा सके? सुबह के 10 बज चुके हैं पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब उठ भी जाओ बेटा। मेघना ने कहा, बेगम माँ आप, पर आपको तो पता है ना कि आज मेरी छुट्टी है और हर दिन तो मैं टाइम पर ही जगती हूँ ना, तो फिर आज भर सोने दीजिए ना। बोलते हुए फिर से लेट गई। अदा बेगम ने कहा, मेघना के पास जाकर, बेटा जान आप तो जानती है ना कि अब मुझ बूढ़ी में इतनी ताकत नहीं रही कि हम खुद दुकान जाकर राशन पानी ले आ सके। वैसे भी सारी राशन खत्म हो गई है और आज आपकी छुट्टी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप दुकान जाकर राशन ले आए और उनको बाकी के बचे पैसे भी दे आए। मेघना ने कहा, बेगम माँ आप खुद को बूढ़ी क्यों बोलती हो? अभी तो आप एकदम 20 साल की जवान लगती हो, इसीलिए वो रोज सुबह मरियम अंकल जॉगिंग के बहाने रोड पर से गुजरते हैं ताकि उनको आपकी एक झलक मिल जाए। बोलकर हंसने लगी। मेघना की बात सुन अदाजी हंस पड़ी और बोली, बेटा आप भी ना, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब तो आपको देखने के लिए कोई नजरें गड़ाए होंगे कहीं पर। अदा बेगम की बात सुनकर मेघना झट से अपना सर उसकी गोदी में रख लेट जाती है और बोली, मैं शादी ही नहीं करूंगी बेगम माँ, क्योंकि मुझे शादी से चिढ़ है। मुझे हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है और मैं अपनी इसी जीवन में खुश हूँ। मुझे वो नकली और फरेब वाली लाइफ नहीं जीनी है। मेघना के मन में शादी को लेकर इतने तकलीफ अदा बेगम बखूबी समझती थी, क्योंकि वो शुरू से ही बिना अपने माँ पापा के पली बड़ी है और इस दुनिया में जीने के लिए शुरू से ही मेहनत की। पर फिर भी अदा बेगम हमेशा की तरह उसे वही कहानी सुनाती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे शादी शब्द से प्यार हो जाएगा, पर मेघना उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। जल्दी से उठकर वो फ्रेश हो गई और दुकान से राशन लाने चली गई। जब वो दुकान और पहुंची तो वहां पर काफी भीड़ था, जिसे देखकर मेघना खुद में ही बोली, लो हो गया सामान खरीदना, अब तो दोपहर का ही खाना मिलेगा। सभी को आज ही खरीदारी करनी थी, अब तो बहुत लेट हो जाएगा, पर मेघना इतना वेट तो नहीं कर सकती है। चल मेघना, तुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलकर जल्दी से कुछ सोची और उन लाइन से थोड़ी दूर हटकर अपने टॉप के अंदर पस डाल ली, जिससे उसका पेट ऊंचा दिखे और लोगों को लगे कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए लोग उसे आगे कर दे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो ऊंचा पेट लेकर लाइन के सामने आई तो सभी उसे आगे कर सबसे पहले नंबर पर पहुंचा दिए। मेघना भी खूब फायदा उठा, जल्दी से राशन ले वहां से निकल गई और वहां से निकलते ही उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। जब वो अनाथालय पहुंची तो उसको इतना हंसते देख राखी, जो उसी के साथ पली हम उम्र थी, पूछी। राखी ने कहा, अरे मेघना, ये तू कहाँ से आ रही है और इतना हंस क्यों रही है? अगर किसी ने तुझे ऐसे हंसते हुए देख लिया ना तो उन्हें लगेगा कि तू पागल हो गई है। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, अरे राखी, लोग मुझे पागल समझेंगे पर उन्हें क्या पता कि मैंने उन्हें पागल बनाया है। अपनी झल्ली सी दोस्त की बात सुन राखी कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए वो पूछी, क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। राखी, तुझे पता है, वो बेगम माँ ने मुझे राशन का सामान लाने के लिए बोला था तो मैं वहीं गई थी। लेकिन जब मैं दुकान पर गई तो वहां पर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब तू तो जानती ही है कि मैं इतनी देर तो खड़ी रहने से रही, इसीलिए मैंने उन लोगों के सामने अपने टॉप में पर्स डाल पहुंच गई, जिससे उन लोगों को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और सभी मुझे सहानुभूति दिखाते हुए सबसे पहले सामान लेने के लिए आगे कर दिया। मैं भी जल्दी से सामान ले वहां से निकल गई, क्योंकि मुझसे उन लोगों के सामने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी।
तब भी अदा बेगम जो मेघना की सारी बात सुन लेती है और उसके तरफ आते हुए बोलती है, अल्लाह कब तो इस लड़की को अक्ल देगा। क्या बेटा जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो जानती है ना कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, तो फिर आज अपने फिर से वही किया। प्लीज बेगम माँ मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, इतना तो चलता है ना। अगर मेरे झूठ से किसी को कोई नुकसान पहुँचे तब ना, पर मैंने तो किसी को कोई चोट नहीं पहुँचाई है, तो फिर आप ही बताओ कि ये झूठ कैसे हुआ। और आप वो सब छोड़िए और लीजिए, मैं आपकी सारी लिखी सामान को लेकर आ गई। मेघना थैला उनके हाथों में पकड़ाते हुए वो राखी के साथ वहां पर से निकल जाती है। अदा बेगम वहीं खड़ी अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती है अल्लाह मेरी बच्ची को माफ कर देना। इसे कुछ समझ ही नहीं आता है, ये ना समझ ही है, अभी तक बच्चों जैसी हरकत ही करती है, पता नहीं कब ये बड़ी होगी। बोलकर अंदर चली जाती है। मेघना राखी के साथ हमेशा की तरह उस अनाथालय के कुछ ही दूरी पर एक नदी था जहां पर वो दोनों हमेशा जाया करते थे। चाहे फिर खुशी हो या दुख, मेघना और राखी दोनों उस नदी के ओर चली जाती है। राखी जब वहां पर पहुंचती है तो वो मेघना की ओर देखते हुए कहती है, चल अब बोल तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि जब भी तू इस नदी के पास आकर ऐसे गुमसुम होकर बैठती हो तब जरूर तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और ये जो तुम अपने चेहरे पर हमेशा हंसी बिखेरी रहती हो ना, ये भी सिर्फ अदा बेगम माँ को दिखाने के लिए ही है। हाँ राखी तुम सच बोल रही हो, मैं यहाँ पर क्यों आती हूँ तुम्हें पता है। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ी सुकून मिलती है। ये जिंदगी भी ना कितनी अजीब खेल खेलती है। जिसे माँ बाप की कोई कदर नहीं होती है उसे माँ बाप दे दिया है, और जो उनके प्यार के लिए तरसता है उससे वो छीन लेता है। मुझे शुरू से ही सिर्फ एक बात की ही तकलीफ है कि क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। जब मुझे इस दुनिया में भेजा तो मुझसे मेरे माँ पापा क्यों दूर कर दिए। मेघना ये सब तू क्या बोले जा रही है। तुझे तो पता है ना कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर। नहीं राखी ये बात सच नहीं है। पहले मैंने भी यही मान लिया था, पर एक दिन मैंने बेगम माँ को किसी से कहते हुए सुना था कि किसी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। वो मेरे माँ पापा थे, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था उस वक्त, बस इसलिए। अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया ही क्यों। इस दुनिया में मुझे लाकर छोड़ दिया अनाथों जैसी जिंदगी जीने के लिए। क्या ये सब तुझे अगर पता था तो तूने कभी बेगम माँ से पूछा क्यों नहीं। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। नहीं नहीं राखी, तू मुझसे वादा कर कि तू बेगम माँ से कभी भी ये बात नहीं पूछेगी। अगर उन्हें बताना होता तो वो हमें कब का बता दी होती। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं बताना चाहिए तो इसीलिए वो नहीं बताए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम ये बात पूछकर उनको और तकलीफ दे। पर ये सब तू सोच सोच कर दुखी तो होती ही है ना, तो फिर बिना पूछे क्यों रहती है, रात को भी यही सब सोचती होगी। अगर तू नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। पर एक बात तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करनी होगी कि आगे से तू भी कभी भी ये बात सोचकर दुखी नहीं होगी, नहीं तो मैं भी बेगम माँ से पूछ लूंगी। समझी। अच्छा बाबा ठीक है, और अब तू ये सब छोड़ और चल, बेगम माँ हमें ढूंढती ही होगी। अगर गुस्सा गई तो बहुत डांटेंगी। ये बोलकर दोनों वहां से उठ अनाथालय आ गई। आज छुट्टी थी तो इसीलिए मेघना भी घर पर ही सभी के साथ हंसी मजाक कर रही थी और राखी खाना बनाने लगी। तभी अदा बेगम वहां पर आते हुए राखी से बोली, राखी बेटी हमेशा तू ही क्यों सारा खाना बनाती है, कभी तो इस लड़की को भी कुछ बनाने दे ताकि इसे कुछ बनाना तो आए। क्यों मेघना बेटा जान तुम खाना नहीं बनाती हो। हमेशा एक लड़की को सबसे पहले खाना बनाना आना चाहिए, वरना तुझसे कौन शादी करेगा और कौन तुझे अपने घर की बहू बनाएगा। प्लीज बेगम माँ मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है और ना ही आप लोगों को छोड़कर कहीं पर जाना है। तो मुझे ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मेघना की बात सुनकर राखी हंसने लग जाती है और अदा बेगम फिर से अल्लाह से बोलने लगती है, हे अल्लाह ताला आप ही इस लड़की को थोड़ी अक्ल दीजिए ताकि ये मेरी बात को समझे। इस पर राखी बोल पड़ती है, कोई फायदा नहीं है बेगम माँ, अपनी मेघना को ये सारी बात समझ में नहीं आने वाली है, इसके लिए तो आपके अल्लाह ने कोई अलग ही बंदा बनाया होगा जो इसे हमेशा अपने पलकों पर रखेगा। क्यों मेघना। ये बोलकर वो हंसने लगी। इधर रुद्र जब अपने स्टेशन पहुंचा तो वहां पर उसके हेड उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रुद्र, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करना था।
रुद्र कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जी सर बोलिए, आपको किस केस के बारे में मुझसे बातें करनी है? वैसे आप थोड़ा परेशान भी लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ रुद्र, तुम तो जानते ही हो ऊपर से कितना प्रेशर रहता है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, तो इसीलिए थोड़ी सी टेंशन रहती है, बाकी ठीक है। वैसे मुझे तुम्हें एक केस सौंपनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जी सर बोलिए। वो स्टेशन के कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कस्बा टाइप से जो गांव है ना। हाँ सर, एक दो बार मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। क्यों, वहां पर कुछ हुआ है क्या? हाँ वही जगह। दरअसल हमारे कुछ खबरी से पता चला कि वहां पर लड़की का धंधा होता है। तो तुम्हें वहां पर जाकर ये बात का सबूत इकट्ठा करना होगा, फिर वहां पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं संभाल लूंगा। वैसे मैं वहां पर अकेले ही जाऊंगा, वरना वहां के लोगों को खबर लग जाएगी कि हम कौन है। ठीक है रुद्र, पर तुम्हारी रक्षा के लिए मैं कुछ पुलिस को उस कस्बा से कुछ दूरी पर रखवा दूंगा। अगर तुम्हें कभी भी उनकी जरूरत लगे तो तुम ब्लूटूथ के जरिए उन सभी को बुला सकते हो। जी सर ठीक है, तो मैं आज ही उस कस्बे के लिए निकल जाता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं वहां से सबूत इकट्ठा कर आपके सामने हाजिर होता हूँ। बेस्ट ऑफ लक रुद्र, भगवान करे तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। ठीक है, मिलते हैं तब, बोलकर रुद्र से हाथ मिला लिया। रुद्र भी स्टेशन से चला गया और अपने घर जाकर अपने कमरे में कुछ सामान लेकर पैकिंग करने लगा। उसको पैकिंग करते देख रुक्मिणी वहीं पर से गुजर रही थी, झट से उसके कमरे के अंदर आते हुए पीछे से बोली, रुद्र बेटा, आप ये कहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? और आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? ना कुछ बताया और ना ही कुछ बोला, सिर्फ पैकिंग कर निकलने लगे। अरे माँ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो मेरा काम है कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। वैसे मैं एक केस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। काम होते ही तुरंत लौट आऊंगा। पर बेटा, आप हमें कुछ बताए भी नहीं। वैसे काजल बेटा को ये बात पता है कि नहीं? क्या माँ, आप काजल को जानती नहीं है? अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे जाने देगी क्या? और अगर जाने भी देगी तो खुद का भी सामान पैक कर लेगी मेरे साथ चलने के लिए। अब आप ही बताइए कि मैं उसे अपने साथ कहाँ ले जाऊं? रुद्र ये बोलकर हंसने लगा। अच्छा अच्छा, अब आप जल्दी से चलिए, खाना खा लीजिए, फिर तो कब आएंगे? पता नहीं, हर कुछ दिनों में आप कहीं ना कहीं जाते ही रहते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आपके हेड को हर केस आपसे ही क्यों सॉल्व करवानी होती है। अरे मेरी भोली और प्यारी माँ, प्लीज अब आप इमोशनल मत होइए। आप जानती हैं ना कि मैं आपको इमोशनल नहीं देख सकता हूँ, नहीं तो मेरा मूड भी ऑफ हो जाता है। तो प्लीज आप अब ये अपने चेहरे पर से मायूसी हटाइए और एक प्यारी सी स्माइल ले आइए। अरे हाँ बेटा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक पुलिस वाले की माँ हूँ, हमें खुशी है कि हमारा बेटा अपने देश के काम आ रहा है। वो तो बस माँ है ना, तो थोड़ी सी दुखी हो जाते हैं, पर कोई ना, आप जाइए और अपना काम पूरा कर लीजिए। हम काजल को समझा देंगे, ठीक है? रुद्र रुक्मणी जी के गले से लगकर प्यार भरी आवाज में बोला, थैंक यू माँ, और मैं 2 से 3 दिन में लौट आऊंगा। अभी निकलता हूँ। ये बोलकर रुद्र अपने घर से निकल जाता है। इधर जब काजल कॉलेज से अपने घर आती है तो वो अपने घर में बैग रखकर सीधे रुद्र के घर आ जाती है, उससे पूछने के लिए कि आज वो उसे लेने क्यों नहीं आया। घर के अंदर आते हुए रुद्र का नाम लेते हुए बोली, रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? आज तुम मुझे कॉलेज से लेने क्यों नहीं आए? तभी रुक्मणी जी उसकी आवाज सुन बोलती है, अरे काजल बेटा, आप कॉलेज से छुट्टी हो गई, आइए बैठिए। नहीं आंटी, मुझे रुद्र से बात करनी है। आप जानती है आज वो मुझे कॉलेज से ड्रॉप करने नहीं आया। मैं खुद आई हूँ, अगर उसे नहीं आना था तो बता देना चाहिए ना। मैं वहां पर उसका कब तक खड़ी वेट करती रही। हाँ बेटा, मुझे पता है। पर आप पहले अपना गुस्सा तो शांत कीजिए। दरअसल उनके स्टेशन से उन्हें जल्दी बुलाया गया था और उनके हेड ने उन्हें एक केस सौंपी है, तो उसी के सिलसिले में वो 2 से 3 दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। इसीलिए वो आपको लेने कॉलेज नहीं आ पाए। समझिए आप? क्या रुद्र बाहर गया है? लेकिन उसने तो मुझे इस बारे में एक बार भी कुछ नहीं बताया। मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। उसे मुझे बताकर जाना चाहिए था। बेटा, उन्होंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप उन्हें जाने ही नहीं देती, या आप भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती।
वैसे 1-2 दिनों की ही तो बात है, फिर जब वो आ जाएंगे तब आप उन पर गुस्सा कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए आप अपना गुस्सा छोड़िए और आकर हमारे साथ खाना खा लीजिए, अभी हम खा ही रहे थे। नहीं आंटी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं खा लूंगी बाद में। वैसे मैं ठीक हूँ, अभी मैं घर जा रही हूँ, बाद में आती हूँ। काजल ये बोलकर वहां से निकल अपने कमरे में आकर बेड पर गुस्से से जाकर लेट गई और खुद में ही बोली, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ मिस्टर पांडे, और मैं अब इतनी जल्दी तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी, देख लेना तुम। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही सारे फैसला कर सकते हो? अब आओ तुम्हें तो मैं बताती हूँ, मेरे प्यार का तुम बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। गुस्सा में खुद में ही सारी बात बोले जा रही थी और गुस्से में ही वो लेटे लेटे सो गई। तो दोस्तों, ये था हमारे नए कहानी का पहला एपिसोड आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी की शुरुआत जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे खुद के द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।